एशिया में लगातार बढ़ते संग्राम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी फोर्स ने ईरान की जमीन से दूसरे पायलट को का भी रेस्क्यू कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से जोरदार गोलीबारी हुई है। ईरान की जमीन, अमेरिका का ऑपरेशन। दो पायलट को बचाने की जंग। स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन की पूरी क्रोनोलॉजी। पश्चिम एशिया में चल रही जंग अब सिर्फ मिसाइल और एयर स्ट्राइक तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये अब हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन की जंग बन चुकी है। 3 अप्रैल को F-15E स्ट्राइक ईगल के गिराए जाने के बाद हालात और ज्यादा गंभीर हो गए। 2 क्रू मेंबर दुश्मन के इलाके में थे, एक को तुरंत बचा लिया गया, लेकिन दूसरा पायलट ईरान की जमीन पर फंसा रह गया। इसी एक पल ने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया, क्योंकि अब यह सिर्फ एक जैक का मामला नहीं था, बल्कि अमेरिका की प्रतिष्ठा, सैन्य ताकत और अपने सैनिक को हर हाल में वापस लाने की नीति की परीक्षा बन चुका था। यही वजह रही कि पहले पायलट को बचाए जाने की खबर बाहर नहीं आने दी गई, क्योंकि दूसरे पायलट को बचाए जाने का मिशन अधूरा था। इन दोनों रेस्क्यू ऑपरेशन की टाइमलाइन ऑपरेशन की गंभीरता को साफ दिखाती है। 3 अप्रैल ईरान ने F-15E जेट को मार गिराने का दावा किया। दोनों क्रू मेंबर्स इजेक्ट हुए, एक को तुरंत रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दूसरा पायलट दुश्मन के इलाके में रह गया। 4 अप्रैल अमेरिका ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। करीब 12 हेलीकॉप्टर और कई फाइटर जेट मिशन में लगाए गए। 100 से ज्यादा कमांडो ईरान के अंदर उतारे गए। देर रात ऑपरेशन के दौरान भारी गोलीबारी हुई और आखिरकार 5 अप्रैल को दूसरे पायलट को भी रेस्क्यू कर लिया गया। ये सब कुछ उस जमीन पर हुआ जहां दुश्मन चट्टान की तरह अड़ा है। यही वजह है कि इस ऑपरेशन को अंजाम देना आसान नहीं था। जानकारी के मुताबिक दूसरा क्रू मेंबर करीब 2 दिन तक ईरान की पहाड़ियों में छिपा रहा। वो लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा और इमरजेंसी सिग्नल भेजता रहा। दूसरी तरफ अमेरिकी फोर्सेस हर पल उसकी लोकेशन ट्रैक करती रहीं। जब सही समय मिला तो स्पेशल फोर्सेस को दुश्मन के इलाके में उतारा गया। हवा में फाइटर जेट्स ने कवर दिया, हेलीकॉप्टर लगातार मूवमेंट में रहे और जमीन पर कमांडो ने सीधे टकराव के बीच पायलट तक पहुंच बनाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान दोनों तरफ से भयानक फायर फाइट भी हुई, लेकिन मिशन का लक्ष्य साफ था, पायलट को हर हाल में जिंदा निकालना। और यहाँ स्पेशल फोर्सेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि शेर के मान से भी अपने जवान को जिंदा निकाला जाना ही उनकी असली पहचान है। ये ऑपरेशन सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, बल्कि ये संदेश था कि अमेरिका अपने सैनिकों को कभी पीछे नहीं छोड़ता, चाहे दुश्मन की जमीन हो या मौत का साया। ईरान युद्ध में जिस तरह से पिछले 48 घंटे में अमेरिकी सेना को भारी नुकसान हुआ है, उसकी कल्पना दुनिया में किसी ने नहीं की थी। सुपर पावर अमेरिका की सुपर किलर एयरफोर्स को ईरान ने जमीन पर पटक कर मारा। दुनिया भर में यह संदेश साफ तौर पर गया है कि ट्रंप का घमंड ईरान ने चकनाचूर कर दिया। अगले 48 घंटे में अमेरिका और ईरान के बीच अगर कोई डील नहीं होती तो यह अमेरिका के लिए विनाशक साबित हो सकता है। तोड़ दिया ट्रंप का घमंड, सुपर हथियारों के उड़े चीथड़े। शायद कई देशों में यह पहला ऐसा मौका होगा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सुपर पावर देश अमेरिका को जंग के मैदान में इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा हो, और वो भी तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने डंके की चोट पर ऐलान किया है कि हम ईरान युद्ध जीत चुके हैं और अब ईरान के आसमान और समंदर पर अमेरिकी सेना का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है
कि ईरान ने जिस तरह से 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका के फाइटर जेट्स और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को मारने का दावा सबूतों के साथ पेश किया, उससे पूरी दुनिया हैरान है। ईरान के जबरदस्त पलटवार ने ट्रंप के घमंड को भी चकनाचूर करके रख दिया है। हैरानी वाली बात तो यह भी है कि जिस ईरान की सैन्य शक्ति 90% तक तबाह करने का दावा किया जा रहा है, उसने इजराइल से लेकर खाड़ी के कम से कम 6 देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले इतने तेज कर दिए हैं जिनको इजराइल और अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम भी रोक नहीं पा रहा है। आखिर 5 हफ्ते से ज्यादा लंबी जंग में अभी तक ईरान कैसे टिका हुआ है और कैसे दुनिया के सबसे मजबूत और शक्तिशाली देश अमेरिका को घुटनों पर ला रहा है। खबर है कि ईरान ने F-15E जेट को मार गिराने के बाद अमेरिका के अटैक जेट A-10 थंडरबोल्ट को भी आसमान में ही तबाह कर डाला है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस और चीन की जबरदस्त तकनीकी मदद के जरिए अमेरिका को ईरान चारों खाने चित कर रहा है। खबर तो यहां तक है कि ट्रंप अब किसी भी कीमत पर ईरान के साथ डील चाहते हैं ताकि अमेरिका को ईरान युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। लेकिन पहले आप ये देखिए ईरान ने आसमान में कैसे अमेरिकी जेट को धूल चटा दी है। मार गिराया अमेरिकी जेट, हार रहा है सुपर पावर। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की वायुसेना अमेरिकी वायुसेना के सामने कुछ भी नहीं है और यही वजह है कि अब तक जितने भी हवाई हमले ईरान पर अमेरिका ने किए उसका तोड़ ईरान के पास नहीं था। अमेरिकी नेतृत्व वाले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने ईरान के सैन्य और रणनीतिक ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान में अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी हैं। तेहरान के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में रात भर जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं हैं। एस्फान जैसे बड़े औद्योगिक शहर में भी भारी बमबारी की खबर है, जहां बड़ी आबादी रहती है। इसके अलावा उरमिया, खुर्रमाबाद, कराज और कोम शहर में भी हवाई हमलों की खबरें सामने आई है। लेकिन पिछले 48 घंटे में ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिकी वायुसेना बुरी तरह से बौखला गई है। ईरान ने अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया। इनमें F-35 फाइटर जेट और दूसरा A-10 अटैक एयरक्राफ्ट है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गिरने वाला पहला फाइटर जेट F-35 नहीं बल्कि F-15E है, जिसकी पुष्टि खुद अमेरिका भी कर चुका है। ईरान द्वारा 2 अमेरिकी सैन्य विमानों को मार गिराया जाना अमेरिका के लिए एक दुर्लभ घटना है जो पिछले 20 सालों में पहली बार हुई है। यह घटना इस्लामिक गणराज्य की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता को भी दिखाती है। भले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया हो कि ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, लेकिन हम आपको वो आंकड़ा दिखा रहे हैं जिससे साबित होता है कि अमेरिकी वायुसेना को ईरान ने भी जबरदस्त टक्कर दी है। अमेरिकी मीडिया CNN के मुताबिक ईरान के साथ जारी युद्ध में अमेरिकी वायुसेना के अब तक 7 विमान तबाह हो चुके हैं। 2 मार्च कुवैत के ऊपर फ्रेंडली फायर यानी कि अपनी ही सेना की गलती में 3 F-15 विमान गिराए गए। सभी 6 क्रू मेंबर सुरक्षित बाहर निकल गए। 12 मार्च इराक में KC-135 टैंकर विमान के क्रैश होने से 6 अमेरिकी एयर क्रू की मौत हो गई। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये दूसरे विमान के साथ हादसे के कारण हुआ। 27 मार्च सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमले में E-3 सेंट्री विमान जमीन पर ही नष्ट हो गया। साथ ही एक टैंकर विमान को भी नुकसान पहुंचा। 3 अप्रैल F-15 और A-10 विमान तबाह हुए। ये पहली बार हुआ जब अमेरिकी विमान दुश्मन की गोलीबारी से गिराए गए। ईरान ने दावा किया कि उसने अपनी हवाई सीमा का उल्लंघन करने पर अमेरिका के 2 लड़ाकू विमानों, एक F-15E स्ट्राइक ईगल और दूसरा A-10 थंडरबोल्ट को मार गिराया है। रिपोर्ट के मुताबिक
एक विमान दक्षिण पश्चिम ईरान के कोहगिलुए और बोयर अहमद प्रांत की पहाड़ी इलाके में गिराया गया, जबकि दूसरा फारस की खाड़ी में गिरा है। F-15E में 2 क्रू सदस्य सवार थे। अमेरिकी और इजरायली सूत्रों ने पुष्टि की है कि अमेरिकी विशेष बलों ने एक क्रू सदस्य को सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि दूसरे की तलाश में अभी भी अभियान जारी है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे दुश्मन के पायलटों को पकड़ने में मदद करें। ईरान ने पायलट को जिंदा पकड़ने या जानकारी देने वाले के लिए भारी इनाम का ऐलान किया है। तवज्जुह बफरमाईद बीनंदगान अजीज, तवज्जुह बफरमाईद अहाली उस्तान कोहगिलुए व बोयर अहमद, मर्दम अजीज व गैरतमंद, अगर खलबान या खलबानान दुश्मन را रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी सेना का हवाई क्षेत्र पर संपूर्ण नियंत्रण है, लेकिन इन विमानों के गिरने से उसके दावों को गहरा झटका लगा है। इजरायली सैन्य अधिकारी इस सर्च ऑपरेशन में अमेरिका की मदद कर रहे हैं। इलाके में अमेरिकी हेलीकॉप्टर और ड्रोन बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरते देखे गए। ये संघर्ष अब अपने 5वें हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। पहली बार ईरान ने अपनी धरती पर अमेरिकी लड़ाकू विमान को गिराने में कामयाबी हासिल की, जिसे एक बड़े एस्केलेशन यानी तनाव में वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है। खतरनाक इनपुट भी मिले। खुफिया इनपुट के मुताबिक ईरान ने नए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जो अमेरिकी जैमिंग तकनीक को मात देने में सक्षम हैं। अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील हैं, क्योंकि यदि अमेरिकी पायलट ईरान की हिरासत में आता है तो युद्ध की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। और पश्चिम एशिया में जंग अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं, मैसेज और माइंड गेम की भी हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 48 घंटे की चेतावनी के बीच ईरान ने खतरनाक अंदाज में दावा किया कि वो अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद बिफरा ईरान। अमेरिका इजराइल को बिग सरप्राइज की तैयारी। वॉर जोन में एक्टिव हुई न्यूक्लियर वॉर मशीन। पश्चिम एशिया के आसमान में उठते ये शोले दहशत का नया साम्राज्य कायम कर रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की खुली चेतावनी तो दूसरी तरफ ईरान की खामोश लेकिन खतरनाक तैयारी। ईरान अब सीधे टकराव के बजाय असिमेट्रिक वॉरफेयर के हर हथियार को एक्टिव कर रहा है। ड्रोन, मिसाइल और प्रॉक्सी नेटवर्क, हर मोर्चे पर हलचल तेज हो चुकी है। और सबसे बड़ा डर, क्या ये जंग अब न्यूक्लियर खतरे की दहलीज तक पहुंच चुकी है? क्योंकि इस बार सिर्फ हमले नहीं हो रहे, एक बड़े खेल की बिसात बिछाई जा रही है। सुनिए क्या कहना है ईरान मिलिट्री के प्रवक्ता का। فراموش نکنید که در صورت گسترش شرارت کل منطقه به جهنمی برایتان تبدیل خواهد شد. سراب شکست جمهوری اسلامی ایران تبدیل به باطلاقی برای فرو رفتنتان شده است. माना जा रहा है कि ईरान अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान ने साफ कर दिया है कि जंग उसके स्पेसिफिक टारगेट बैंक के हिसाब से चल रही है। यानी हर हमला पहले से तय है, हर निशाना सोच समझकर चुना गया है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को ईरान ने हास्यास्पद बताते हुए कहा कि ये अमेरिका की नाकाम सैन्य कार्रवाई का नतीजा है। सबसे बड़ा संकेत बिग सरप्राइज। ईरान का दावा है कि बहुत जल्द अमेरिका और इजराइल को ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी। और यही अनिश्चितता इस जंग को और ज्यादा खतरनाक बना रही है।
क्योंकि ईरान के इस बिग सरप्राइज वाले बयान से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की झल्लाहट फिर दुनिया के सामने आई है। ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ईरान नहीं झुका तो अमेरिका तेज और निर्णायक कार्रवाई करेगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने लिखा कि याद है जब मैंने ईरान को समझौता करने और स्ट्रेट और हॉर्मुज खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था। समय तेजी से बीत रहा है। 48 घंटे बाद उन पर कहर टूट पड़ेगा। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका के पास ऐसी ताकत है जो कुछ ही घंटों में हालात बदल सकती है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक इलाके में पहले ही एडवांस फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स तैनात किए जा चुके हैं। यानी सैन्य दबाव सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है, जमीन और आसमान दोनों पर तैयारी पूरी है। लेकिन चुनौती ये है कि ईरान पारंपरिक जंग नहीं लड़ रहा, वो छुप कर वार करने की रणनीति यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर अपना रहा है। ऐसे में अमेरिका की हाई टेक ताकत भी सीमित हो सकती है और यही वजह है कि ये टकराव अब सीधी जंग से ज्यादा रणनीति और सरप्राइज का खेल बन चुका है। और ईरान की जमीन पर फंसे अमेरिकी पायलट चारों तरफ दुश्मन और वक्त के खिलाफ दौड़। लेकिन इसी बीच में एक ऐसा फाइटर सामने आया जिसने पूरे ऑपरेशन का गेम बदल दिया। इजराइल की इंटेलिजेंस जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो सिर्फ जंग नहीं लड़ता बल्कि जंग को कंट्रोल भी करता है। ईरान की जमीन पर 36 घंटे चले ऑपरेशन का सीक्रेट कोड। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का कवच बना इजरायली इंटेलिजेंस। ईरान की आंखों में धूल झोंकने वाले प्लान की पूरी कहानी। 3 अप्रैल 2026 अमेरिकी F-15E जेट को ईरान के दक्षिण पश्चिम इलाके में मार गिराया जाता है। दोनों क्रू मेंबर्स इजैक्ट करते हैं लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। एक को जल्दी निकाल लिया जाता है जबकि दूसरा पायलट दुश्मन की जमीन पर फंस जाता है। ईरानी फोर्सेस उसकी तलाश में जुट जाती हैं। इनाम तक घोषित किया जाता है। हालात ऐसे बनते हैं कि हर मिनट खतरे से भरा है। अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था बल्कि अपनी सैन्य प्रतिष्ठा बचाने की जंग बन चुका था। लेकिन इसी बीच पर्दे के पीछे एक और ताकत एक्टिव होती है, इजराइल की इंटेलिजेंस, जो चुपचाप इस पूरे ऑपरेशन की दिशा बदलने वाली थी। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट बताती है इजराइल ने इस मिशन में सबसे अहम भूमिका निभाई। रियल टाइम इंटेलिजेंस के जरिए दुश्मन की जमीन पर छिपे पायलट की लोकेशन ट्रैक करना आसान नहीं था। लेकिन इजराइल की सर्विलांस और डेटा नेटवर्क ने वो कर दिखाया जो आमतौर पर नामुमकिन माना जाता है। सैटेलाइट इनपुट, सिग्नल ट्रैकिंग, ग्राउंड मूवमेंट एनालिसिस, हर लेयर पर इजराइल ने अमेरिका को बढ़त दिलाई। यही वजह थी कि अमेरिकी फोर्सेस सही समय पर सही जगह पर पहुंच पाई। इस ऑपरेशन ने दिखा दिया कि आज की जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि इंटेलिजेंस की ताकत से जीती जाती है। सबसे दिलचस्प पहलू ये रहा कि इजराइल ने सिर्फ जानकारी ही नहीं दी बल्कि अपनी स्ट्रेटेजी को भी उसी हिसाब से बदला। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन 36 घंटे के दौरान इजराइल ने अपने प्लान हमलों को रोक दिया ताकि अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन पर कोई असर न पड़े। ये एक ऐसा फैसला था जो जंग के बीच लिया गया जहां हर हमला मायने रखता है। लेकिन इजराइल ने दिखा दिया कि उसकी प्राथमिकता सिर्फ हमला करना नहीं बल्कि पूरे गेम को कंट्रोल करना है। आखिरकार 36 घंटे के हाई रिस्क मिशन के बाद अमेरिकी पायलट को सुरक्षित निकाल लिया जाता है। लेकिन इस कहानी का असली हीरो सिर्फ रेस्क्यू नहीं बल्कि वो इंटेलिजेंस है जिसने इस ऑपरेशन को मुमकिन बनाया। इजराइल ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध में उसकी पकड़ कितनी गहरी है। जहां बाकी देश सिर्फ रिएक्ट करते हैं वहां इजराइल पहले से गेम सेट कर चुका होता है। ये ऑपरेशन सिर्फ एक सफल मिशन नहीं बल्कि एक संदेश है कि आने वाले वक्त में जंग का असली हथियार बंदूक नहीं बल्कि जानकारी होगी। और इस खेल में इजराइल फिलहाल सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है। क्या इजराइल सिर्फ जंग लड़ रहा है या नक्शा बदलने की तैयारी कर रहा है? दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन, गाजा में लगातार हमले और अब ग्रेटर इजराइल की बहस फिर जिंदा हो रही है।
क्या यह सिर्फ सुरक्षा का खेल है या विस्तार की रणनीति? चलिए समझते हैं, ग्रेटर इजराइल प्लान हकीकत है या सिर्फ एक खतरनाक थ्योरी? जंग की आड़ में ग्रेटर इजराइल वाला प्लान। पर्दे के पीछे इजराइल का नक्शा बदलने का खेल। फिलिस्तीन से सऊदी अरब तक विस्तारवाद की राजनीति। पश्चिम एशिया में चल रही ये जंग भीषण होती जा रही है, लेकिन खबर यह है कि इस युद्ध के पीछे एक सीक्रेट गेम चल रहा है। इस सीक्रेट गेम का नायक कोई और नहीं बल्कि इजराइल है, जहां एक तरफ वो गाजा में हमास के खिलाफ और लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सैन्य रणनीति अब सीमाओं से बाहर जाती दिख रही है। दक्षिणी लेबनान में बफर जोन बनाने की कोशिश। वेस्ट बैंक पर सख्त नियंत्रण। ये सिर्फ सुरक्षा कदम है या किसी बड़े विस्तारवादी एजेंडे का हिस्सा? यही सवाल ग्रेटर इजराइल की बहस को हवा दे रहा है, क्योंकि अगर जंग की आड़ में सीमाएं बदलने की कोशिश हो रही है तो ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, पूरे पश्चिम एशिया के भूगोल को बदलने की तैयारी हो सकती है। क्योंकि ग्रेटर इजराइल की जड़ें सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि धार्मिक मान्यताओं में भी गहराई से जुड़ी हुई हैं। हिब्रू बाइबल की किताब जेनेसिस में एक ऐसा वादा बताया गया है जिसमें ईश्वर ने अब्राहम के वंशजों को एक विशाल भूमि देने की बात कही थी। मिस्र की नदी से लेकर यूफ्रेटस नदी तक, यानी एक ऐसा इलाका जो आज के इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, लेकिन 2022 के चुनावों के बाद बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार बनने 2023 में इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिक द्वारा दिखाए गए नक्शे ने इस बहस को और तेज कर दिया है। आज इजराइल की सरकार आधिकारिक तौर पर ग्रेटर इजराइल को नहीं मानती, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के दौर में बढ़ती सैन्य कार्रवाई और बेजालेल स्मोट्रिक जैसे नेताओं के बयान इस बहस को जिंदा रखे हुए हैं। सवाल साफ है, क्या ये सिर्फ सुरक्षा नीति है या भविष्य की विस्तारवादी नीति का ब्लूप्रिंट?